हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। जैसा कि आप सबको पता है, हम इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं ए टू जेड। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी आपको नोट्स चाहिए वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और नोट्स के फॉर्म में ही आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ मिल रही हैं। तो लास्ट क्लास में हमने किया था पार्ट 3, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान भाग 3 किया था, जिसमें हमने अनुच्छेद 24 तक कवर कर लिया था। मूल अधिकार हम कर रहे हैं। आज हम करेंगे अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इसमें सारे फैक्ट्स कवर कर लिए गए हैं। जो भी पीवाईक्यूज हैं, जो भी जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब इसके अंदर फिक्स करने की कोशिश हमने की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अनुच्छेद 25 से 28 बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की। तो हम सबको धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, ये हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 की, तो इसके अंतर्गत अंतःकरण, धर्म को मानने, किसी धर्म पर्टिकुलरली किसी धर्म को मानने और उसके लिए आचार या आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 हमें प्रदान करता है। यानी कि हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भी तरह का आचार व्यवहार कर सकते हैं उस धर्म के अनुष्ठान के लिए, और उसका प्रचार भी और उसका प्रसार भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अगर हमारे धर्म मानने के तरीके या उसके आचरण या उसके प्रचार प्रसार में किसी व्यक्ति की मूल अधिकार या नैतिकता या स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती है, तो लिमिट करता है राज्य। ठीक है, अनुच्छेद 25 को लिमिट करेगा राज्य, यानी कि कुछ कानून बना देगा कि भाई सुबह आप प्रचार प्रसार करने के लिए लाउड स्पीकर्स नहीं बजा सकते हो। एक टाइम पीरियड होता है, रैलियां निकालने के लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल्स के पास आप बहुत लंबे या बहुत ऊंची आवाजें नहीं कर सकते हो, या नैतिकता के विरुद्ध है कुछ चीजें, जैसे कि अम, भगवान के नाम पर कई बार फूहड़ गाने वगैरह चलाए जाते हैं, उस पर कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 को लिमिट करने के लिए एफआर, नैतिकता और स्वास्थ्य ये आधार बताए गए हैं। ओके, अनुच्छेद 26 बात करता है धार्मिक संचालन, ट्रस्ट बनाने, संचालन या चल अचल संपत्ति को इकट्ठा करने, लेकिन विधि के दायरे में। इसका मतलब है कि धर्म से रिलेटेड कोई भी ट्रस्ट बनाया जा सकता है। एक पर्टिकुलर धर्म की चल अचल संपत्ति हो सकती है, जैसे कि वक्फ बोर्ड है। ठीक है, तो वक्फ की संपत्ति है। जैसे कि हमारी पर्टिकुलरली बहुत सारे मंदिर हैं, उनकी संपत्ति है। ठीक है, जैसे जगन्नाथपुरी, या और भी साउथ के बहुत सारे मंदिर हैं, उनकी खुद की संपत्ति है। लेकिन वो विधि के दायरे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर ले या किसी की संपत्ति पर कब्जा कर ले, किसी इंडिविजुअल या किसी सरकारी या किसी संगठन की संपत्ति को अपना कहने लगे, ऐसा नहीं है। तो विधि के दायरे में ये सारी चीजें पॉसिबल है, अन्यथा नहीं है। इस पर भी लिमिट है। पब्लिक ऑर्डर में, मोरालिटी में और हेल्थ में। देखिए आर्टिकल 25 और 26 में जो डिफरेंस है वो है, यहाँ पर एफआर की बात होती है, जबकि अनुच्छेद 26 में पब्लिक ऑर्डर की बात हो रही है। ठीक है, और बाकी नैतिकता और स्वास्थ्य सेम है। तो क्वेश्चन कई बार यहाँ से उठकर आता है कि अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 25 में किस तरह की लिमिटेशंस या अपवाद की बात की गई है। ठीक है, तो पब्लिक ऑर्डर को अगर डिस्टर्ब कर रहा है आपका ट्रस्ट या आपकी संपत्ति, मोरालिटी और हेल्थ को, तो ये लिमिट सरकार ने लगाई हुई है, ये इसके अगेंस्ट नहीं हो सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27, कोई भी धर्म है, अगर उसकी धर्म विशेष पर कोई, या धर्म विशेष के लिए कोई काम हो रहा है या धर्म विशेष पर कोई काम हो रहा है, तो वहां पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई मंदिर बनाया जा रहा है, उस पर पैसा खर्च किया जा रहा है, तो उसके लिए दान इकट्ठा हुआ है। ठीक है, या किसी ने चैरिटी के लिए, धर्म या धार्मिक अनुष्ठान के लिए किसी व्यक्ति ने या संस्था ने या संगठन ने पे किया है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो टैक्स फ्री कर दिया गया है, और ये सभी धर्मों के लिए है। तो इसीलिए हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। अनुच्छेद 28 ये बात करता है धार्मिक शिक्षा, यानी सभी धर्मों को अपने धर्म को आगे या प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए या धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिकार है। वो अपने आप को आगे अ, आगे आने वाली पीढ़ियों में अपने धर्म का संचार करने के लिए फ्री है। ठीक है, उनको वो स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है अनुच्छेद 28। इसमें क्या है अपवाद, कि सरकारी स्कूलों में नहीं होगा ये, क्योंकि भाई सरकारी स्कूलों में
सब तरह के सभी धार्मिक या सभी धर्म से संबंधित बच्चे आएँगे, ठीक है? तो उनको किसी पर्टिकुलर धर्म की नॉलेज या पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी या जो रिचुअल्स है वो नहीं सिखाए जाएँगे, ये विरुद्ध है। इसीलिए आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में सिर्फ़ राष्ट्रीय चीज़ें होती हैं, ना कि धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, ठीक है? और प्राइवेट स्कूल्स में भी बाध्य नहीं किया जाएगा। देखो कुछ पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे कि कुछ संस्थागत स्कूल्स आर्य समाजी स्कूल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर उनके खुद का जो धर्म है उसका वो प्रचार-प्रसार करते हैं। लेकिन अन्य जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। वो उनकी चॉइस होती है, ठीक है? लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी है स्पेशल कि कोई धार्मिक स्कूल या धार्मिक संस्था है, उन्होंने कोई शिक्षा या शिक्षालय बनाया हुआ है, तो वहाँ पर वो धर्म विशेष की शिक्षा दे सकते हैं, तो उनको रोका नहीं जाएगा। यानी कि ये डिपेंड करता है कि वो शिक्षा संस्थान किसके अंडर आता है। अगर वो सरकार के अंडर आता है, तो वहाँ पर अलाउड नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स को बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन धर्म विशेष में रोका भी नहीं जाएगा। ठीक है? तो ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 29 व 30। अनुच्छेद 29 व 30 शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार की स्वतंत्रता हमें प्रोवाइड करता है। यानी कि हमें शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार है। हम किसी भी विद्यालय में पढ़ सकते हैं, किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं, किसी भी लिपि को अपना सकते हैं। हम चाहे किसी भी धर्म, जाति या भाषा से बिलॉन्ग करते हैं, तो हम इन सारी चीज़ों में, इन सारी संस्थाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है? यानी कि एक तरह से अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए या अगर हमने अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है, उसके लिए हमें स्वतंत्रता है। ठीक है? तो अनुच्छेद 29 जो है, ये सभी धर्मों के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ माइनॉरिटीज़ के लिए है, ठीक है? माइनॉरिटीज़ की ही बात नहीं करता, ये सभी धर्मों की बात करता है। देखिए हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। बेशक यहाँ पर सभी धर्मों को इक्वल जगह दी गई है। इसीलिए अनुच्छेद 29 सभी धर्मों को इक्वल मानकर बात करते हैं कि चाहे वो छोटा संख्या में हो धर्म, यानी कि माइनॉरिटी क्लास का हो, चाहे वो मेजॉरिटी क्लास का हो, तो सभी को अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को संजोने का अधिकार है। और ऐसी मतलब अगर आप सरकारी स्कूल में हो या सरकारी संस्थाओं में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर भेदभाव नहीं लादा जाएगा कि आप किस नस्ल के हैं, आप किस धर्म के हैं, आप किस जाति के हैं, आपकी भाषा क्या है। इन सारे आधारों पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सभी धर्मों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? फिर आता है अनुच्छेद 30। इसमें याद करने की यही चीज़ है, अनुच्छेद 29 और 30 में कई बार ये डिफ़रेंस लोगों को समझ नहीं आता है क्योंकि उनको लगता है कि ये अल्पसंख्यकों के लिए है सिर्फ़, ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 30 बात करता है, जबकि अनुच्छेद 29 सभी धर्मों की बात करता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार प्रोवाइड करता है। यानी कि जैसे कि हमारे देश में माइनॉरिटी देश की बात की जाए तो निसंदेह मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस और पार्सियंस, बुद्धिस्ट्स और जैन्स हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम पर्टिकुलर जगह की बात की जाए तो वहाँ पर कोई भी माइनॉरिटी हो सकती है। मान लो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो वहाँ माइनॉरिटी में हिंदू होंगे, है ना? तो इसी तरह से अ, अल्पसंख्यकों की वहाँ पर एक तरह से अधिकार बन जाता है शैक्षिक संस्थान को स्थापित करने का और संचालित करने का। देखिए यहाँ पे बात ही शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की हो रही है, तो यहाँ शैक्षिक संस्थान बार-बार में आएगा, तो उसी को स्थापित करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 30 स्पेशली अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं है संविधान ने जो दी है। ये सेल्फ अज़्यूम्ड है या कई बार टाइम-टाइम पर जजमेंट्स के थ्रू हमें ये डेफिनेशंस मिलती है, अल्पसंख्यक का मतलब जो संख्या में कम हो। अब जो राज्य का काम है वो फंडिंग में भेदभाव नहीं करेगा, है ना? अगर एक धर्म को आप कोई फंडिंग दे रहे हैं तो दूसरे धर्म को भी देंगे। उनके दायरे हो सकते हैं कि हो सकता है जैसे कि बुद्धिज़्म को बढ़ाने के लिए और जैनिज़्म को बढ़ाने के लिए ज़्यादा फंड रिलीज़ कर लिया जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नीचे जा रहे हैं। ठीक है? लेकिन प्रोपोर्शन सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इन दोनों को आप बढ़ा रहे हो लेकिन पार्सियंस को नहीं बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। फंडिंग में यानी कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट
अधिकार जो इस अल्पसंख्यक समूह को मिलता है, वो होता है ज़मीन अधिग्रहण के समय पर्याप्त मुआवज़ा या क्षतिपूर्ति। मान लो ज़मीन जो है, वो अल्पसंख्यक समूह की है, मान लो जैनिज़्म की है, तो उनको अ, पूरी क्षतिपूर्ति मिलेगी। मान लो वहाँ से रेलवे क्रॉसिंग बन रही है या रेलवे लाइन बिछानी है, तो उसके लिए वो जगह सरकार को चाहिए। तो ये नहीं है कि क्योंकि वो अल्पसंख्यक समूह में है, तो उनको दबा दिया जाएगा या उनको उनके अधिकार नहीं प्रदान किए जाएँगे राज्य द्वारा, ऐसा नहीं होगा। ये 44वां संविधान संशोधन अधिकार देता है कि उनको पर्याप्त क्षतिपूर्ति मिले, ठीक है? यानी कि जो भी उस वक़्त रेट्स हैं और जो जायज़ रेट्स हैं, वो उनको उनकी ज़मीन के बदले दिए जाएँ। अब बात की जाती है अल्पसंख्यक के बारे में। ये अल्पसंख्यक एक वर्ड है, मैंने अभी थोड़ा-सा यहाँ पे ज़िक्र भी किया है। अगर आप इसको थोड़ा-सा और विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। अल्पसंख्यक 2 तरह के माने गए हैं हमारे यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि भारत में अल्पसंख्यक किनको कहा जाएगा? तो 2 आधार बताए गए हैं, एक भाषाई और एक धार्मिक। या तो आप भाषाई तौर पर उस जगह पर यानी कि मान लो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर हिंदी ज़्यादा बोली जा रही है, लेकिन उसी जगह पर पंजाबी कम बोली जा रही है, तो इसका मतलब जो भाषाई स्तर पर पंजाबी बोलने वाले हैं, वो अल्पसंख्यक माने जाएँगे। धार्मिक आधार पर मैं बता चुकी हूँ कि एक धर्म जो है, वो मेजॉरिटी में होता है और बाकी के अगर वो छोटे-छोटे समूह हैं, तो वो सारे अल्पसंख्यक समूह में शामिल होंगे। हमारे संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया है अल्पसंख्यक वर्ड को और आर्टिकल 30 में उल्लेख है अल्पसंख्यकों का, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। फिर है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक एक्ट आया था 1992 में। किन-किन धर्मों को हमने अल्पसंख्यक माना है? वो ये 6 धर्म हैं, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसीज़। तो आई होप आपको अल्पसंख्यक की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि कोई डेफिनेशन ही नहीं है और जो दी गई है वो भाषाई और धार्मिक 2 तरह के अल्पसंख्यक समूहों को ही हमारा संविधान मानता है, ठीक है? अब बात की जाए नेक्स्ट अनुच्छेद की, वो है अनुच्छेद 31। देखिए अनुच्छेद 31 जो है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन में खत्म या रिमूव कर दिया गया है संविधान से। ऐसा आपको पता ही है कि क्यों किया गया था? क्योंकि अ, मुआवज़े को लेकर या जब कोई वेलफेयर या सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग कोई भी ज़मीन एक्वायर करनी होती थी, तो संपत्ति का अधिकार उसमें अड़चन पैदा करता था। तो राज्य के अगेंस्ट बहुत सारे केसेज़ हो जाते थे। कोई भी व्यक्ति जो है, वो अपनी प्रॉपर्टी को औने-पौने दामों पर नहीं बेचना चाहेगा, लेकिन सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो मार्केट रेट पर या मुँह-माँगी कीमत पर उसको खरीद सके। तो इसलिए बहुत सारे केसेज़ राज्य के अगेंस्ट हो गए थे और इस तरह से जो सामाजिक कल्याण या जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं, उस पे इंटरप्शन आ रहा था। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए और क्योंकि हमारा जो देश है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें लोक कल्याणकारी संस्थाएँ या लोक कल्याणकारी कार्य बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो इस चीज़ या इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता था। ठीक है? तो इसलिए उसको हटा दिया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। इसको संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। क्यों कहा है? इसके पीछे यही रीज़न्स है सबसे बड़ा कि अगर ये अधिकार नहीं होगा, तो बाकी के अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है। उनको संरक्षण देने वाला अधिकार यही है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि जो भी हमारे मूल अधिकार को रोकने की चीज़ें राज्य द्वारा की जा सकेगी, तो उसके अगेंस्ट जो है व्यक्ति, वो कोर्ट में जाकर रिट जारी करा सकता है। तो अब तो अब हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। देखिए 5 तरह की रिट्स हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, आई होप आपको पता होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि ये जो रिट्स हैं, ये हमने अडॉप्ट की है जर्मनी से, ठीक है? वेबमिनिस्टर सॉरी जर्मनी में इमरजेंसी भी जर्मनी से ली है और ये पाँचों जो रिट्स हैं चाहे हेबिस कॉर्पस हो या मैंडेमस हो, ठीक है? या क्वो वारंटो हो, ये पाँचों के 5 जो है हमने या प्रोविशन हो या सिट्रियोरी हो, ये पाँचों के 5 हमने जर्मनी से अडॉप्ट किए हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से अडॉप्शन हुआ है? ये हालाँकि अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है, तो सभी को पता है इसका जवाब, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन्स अब नहीं पूछे जाते हैं। बट आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम थोड़ा-सा इसके शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये रिट जारीकर्ता कौन है और रिट होती क्या है?
ठीक है? और अ, हमारे यहाँ पर रिट किस तरह से काम करती है? देखिए, हमारे यहाँ पे 2 कोर्ट्स हैं, जिनको कि ये अधिकार दिया गया है कि वो रिट जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो जैसा कि आपको पता है संविधान का गार्जियन है, अभिभावक है और हाई कोर्ट है, उसको भी एक तरह से अभिभावक का स्तर राज्य स्तर पर प्रदान किया गया है संविधान द्वारा। इसीलिए हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। अब यहाँ पर एक जो मेन डिफरेंस है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों के अगेंस्ट ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ना केवल मूल अधिकारों के लिए बल्कि जो अन्य संवैधानिक अधिकार है, अन्य जो कानूनी अधिकार है, उनके विरुद्ध भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है? तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब हम सबसे पहले जो रिट है, उसकी बात करते हैं। देखिए, इसमें जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है ना, वो मैंने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है। यहीं से क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं, वो सब यहाँ पे कवर्ड है, तो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान लगा के सुनिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि टू प्रोड्यूस द बॉडी, शरीर को प्रस्तुत करो। अब ये अवैधानिक बंधक अगर किसी ने यानी कि इल्लीगली किसी ने आपको अरेस्ट कर लिया है, स्पेशली पुलिस ने या पुलिस फोर्सेस ने या किसी सरकारी संस्थान ने, तो उसके अगेंस्ट ये रिट न्यायालय जारी करता है कि भई उस इंसान को प्रोड्यूस करो जो आपके अंतर्गत या आपने उनको किसी भी तरह से आपके पास वो व्यक्ति है तो। तो ये जो रिट है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या कस्टडी ऑफ पुलिस इन तीनों के विरुद्ध न्यायालय कर सकता है ये रिट जारी, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अवैधानिक बंधक यानी कि इल्लीगली अगर किसी ने आपको बंधक बनाया हुआ है, तो इन तीनों के अगेंस्ट रिट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश यानी कि मैंडेमस। तो यहाँ पर कोर्ट आदेश देता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी कि वो अपनी ड्यूटीज फुलफिल करें। ठीक है? अगर वो अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर रहे हैं, अपने कार्य को सुचारू रूप से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट जो उनको ऑर्डर दे सकता है, जिससे कि वो अपनी ड्यूटीज पूरी करे। मान लो एक पेंशन देने के लिए अथॉरिटी है, वो टाइम पे पेंशन नहीं दे रही है या लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, वृद्ध जन है वो एक तरह से दुखी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी ने दायर कर दिया याचिका कोर्ट में, तो कोर्ट ऑर्डर देगा उस इंस्टीट्यूशन को, उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को कि वो प्रोवाइड करे उनको उनकी पेंशन। लेकिन अगर प्राइवेट बैंक कोई स्पेसिफिकली है, वो ही मान लो एक एचडीएफसी बैंक है या आईसीआईसीआई बैंक है, वो वहाँ से नहीं प्रोवाइड हो रही है, तो वो उनको भी ऑर्डर कर सकता है। तो यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, दोनों शामिल है, दोनों को ऑर्डर कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है कि वो अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल करें। उसके बाद है नेक्स्ट प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, यानी कि टू प्रोहिबिट यानी कि प्रोहिबिशन। ये न्यायपालिका ही कर सकती है। जो भी उच्च न्यायपालिका है या उच्च न्यायालय का मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट्स, वो वाला स्टेट हाई कोर्ट्स की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि जितने भी हाई कोर्ट्स जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है। हाई कोर्ट अपने जो नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनको ऑर्डर कर सकता है या अधीनस्थ न्यायालय से नीचे भी कोई और कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, सेशन कोर्ट वगैरह, तो वो उनको एक तरह से डायरेक्ट कर सकता है या ऑर्डर कर सकता है कि वो कुछ स्पेसिफिक केसेस अगर कोई आ गया है उनके दिमाग में या वो देख रहे हैं कि इस केस पर जो निर्णय देने वाला है ये कोर्ट, नीचा या अधीनस्थ न्यायालय, तो उनको रोकना कि भई ठीक है, जो भी आप अभी करने वाले हो, उसको रोक दो और ये हमारे पास भेज दो, ये मुकदमा या ये केस, हम देखते हैं इसको। तो उच्च न्यायालय जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों को किन्हीं स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक केसेस पर निर्णय देने से पहले ही रोक लेते हैं और अपने पास उस केस को बुला लेते हैं। ठीक है? और ये अधिकार सिर्फ देखिए प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है ये दोनों इस तरह के रिट्स हैं, इनको सिर्फ केवल न्यायपालिका ही अ, जारी कर सकती है। ठीक है? या न्यायपालिका के द्वारा ही ये जारी किए जा सकते हैं। जबकि अवैधानिक बंधक ये सिर्फ कोर्ट्स ही नहीं करता, ये कोई भी अथॉरिटी कर सकती है। ठीक है? और ये दोनों ये न्यायपालिका के लिए है। ठीक है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण यानी कि जो हाई कोर्ट्स हैं या कोर्ट्स हैं, वो सिर्फ न्यायपालिका को ही जारी करते हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। जबकि बाकी के जो तीनों हैं, वो कोर्ट्स के अलावा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है।
ये दोनों इसीलिए थोड़े से इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण में एक और अंतर है, जो इन दोनों को वैसे तो देखो सेम ही लग रहा है। सेम लगेगा कि उत्प्रेषण रद्द करता है कि उच्च न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालयों को उन स्पेसिफिक केसेस पर निर्णय देने से पहले निर्णय जो हो गया है उसको रद्द कर देते हैं कि जो भी उन्होंने डिसाइड किया है डिसीजन, तो उनको रद्द करके अपने पास बुला लेते हैं। अब दोनों सेम-सेम लग रहे हैं। यहाँ पर भी वो अधीनस्थ न्यायालयों को ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ पर भी, और यहाँ भी स्पेसिफिक केसेस पर, यहाँ पर भी। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखिए, ये है कि एक तो यहाँ पर सिर्फ न्यायपालिका को मना कर रहा है उच्च न्यायालय या जो हायर कोर्ट है। लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका को भी और कार्यपालिका को भी मना कर रहा है। निर्णय को रद्द कर रहे हैं उन दोनों को, दोनों के निर्णय को, ठीक है? और जो तीसरा अंतर है, वो ये है कि यहाँ पर निर्णय हुआ नहीं है, निर्णय से पहले रोक रहे हैं। देखो पहले, ठीक है? पहले या प मतलब पहले, अगर आपको याद नहीं रहता है तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। प्रतिषेध यानी कि पहले ही रोक रहे हैं, निर्णय हुआ नहीं है। यहाँ पर निर्णय हो चुका है लेकिन उसको फिर रद्द कर रहे हैं, ठीक है? आई होप आपको ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो यानी कि किस अधिकार से, यानी कि सरकारी कर्मचारी से, ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। अगर कोई सिर्फ ये पूछे कौन सा रिट है जो सिर्फ गवर्नमेंट कर्मचारी या गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों से किया जाएगा, वो है अधिकार परीक्षा। भाई अधिकार किससे पूछोगे कि भाई वो किस देखिए आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से नहीं बात कर सकते, उनकी खुद की अंदर की कमिटीज होती हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी पोस्ट पर कौन बैठेगा। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो इंटरनली सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर सरकारी पद है, उस पर कोई आकर बैठ गया है, किसी ने सीनियरिटी को डिस्टर्ब करके किसी उनसे नीचे वाले मतलब सीनियरिटी लिस्ट के अलावा किसी और को बिठा दिया वहाँ पे, या लेटेंट कोई एक कहते हैं ना, एक वर्ड होता है कि बाहर से किसी को लाके बिठा दिया है, यानी कि जो रूल और रेगुलेशंस है उनको फॉलो किए बगैर किसी को पद सौंप दिया है। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों का अधिकार यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है या हनन हुआ है उनके अधिकारों का, तो वो लोग रिट के लिए आएँगे। तब न्यायालय बोल सकते हैं कि भई ठीक है, उस अधिकार से फिर वो प्रश्न करेंगे जो उस जगह पे बैठा है। तो उनसे पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार से वहाँ पर आसीन हैं? तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि हम कैसे यहाँ पर आसीन हैं। तो अगर उन्होंने सही जवाब दिया, अगर वो सही तरीके से वहाँ बैठे हैं, तो वो उस तरह का जवाब देंगे, अदरवाइज़ उनको वो पद छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो आर्टिकल 32 क्यों ज़रूरी है कि किन्हीं भी अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट कोर्ट के पास जा सकते हैं। देखिए बाकी के जो अधिकार हैं, कोई अधिक हनन होगा अ, तो जितने भी मूल अधिकार हैं, उसके लिए डायरेक्ट हम किसके पास जाएँगे? सीधे जैसे अगर मान लो हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती है, हम सीधे किसके पास जाते हैं? जो घर का बड़ा होता है, जो हमारा गार्जियन होता है, मोस्ट सीनियर गार्जियन होता है ना? तो इसीलिए यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाते हैं हम। ठीक है? तो ये याद करने का तरीका है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 जो है वो संसद को शक्ति देता है कि देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए जो सशस्त्र बल हैं और जो अन्य बल हैं, उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके। यानी कि कुछ सबको मौलिक अधिकार प्रोवाइड नहीं किए हैं संविधान ने। कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनका हनन किया जा सकता है देश की सुरक्षा और अखंडता के नाम पर, और ऐसे कानून संसद बनाएगा। संसद को ये शक्ति संविधान प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो अपने कर्तव्यों का सही से पालन कर सकते हैं, है ना? अगर मान लो देश की सुरक्षा और अखंडता का सवाल है और जो सुरक्षा बल है वो ये कह रहे हैं कि भई हमें भी मौलिक अधिकार है कि हम किसी काम को करें या ना करें। आवास का अधिकार है, हमारी मर्ज़ी हम यहाँ रहे ना रहे। रोज़गार डिसाइड करने का अधिकार है कि हम यहाँ पर जाएँ या ना जाएँ या टाइम पर क्विट कर दें। तो ये सारे अधिकार, या बोलने का अधिकार है, वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार है। हम कुछ भी बोलेंगे सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ, या अंदर की इंटरनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं। उनके लिए कानून बनाए जाते हैं, स्पेशल कानून, जिससे कि जो सुरक्षा और अखंडता है, उन पर असर ना पड़े, नकारात्मक असर, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ, अभिव्यक्ति और सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता जैसे अधिकार सुरक्षा बलों को नहीं होते हैं। ये अनुच्छेद 33 बात करता है। वैसे ये 33, 34, 35 इतने इम्पोर्टेंट पहले नहीं रहे हैं, लेकिन आज का जो ट्रेंड बदला है क्वेश्चंस का, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको इसमें कीवर्ड्स याद रखने हैं। अनुच्छेद 33 जो बात करता है, वो सशस्त्र बल और अन्य बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की बात करता है, और ये संसद को शक्ति प्रदान करता है कानून बनाने के लिए, देश देश की सुरक्षा और अखंडता अ, के लिए ये उनके कर्तव्य पालन के लिए अनुच्छेद 33 है।
ठीक है? तो मैंने बिल्कुल कीवर्ड्स ही इसमें डाले हुए हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद जो 34 है, वो मार्शल लॉ की बात करता है, यानी कि सैन्य विधि की बात करता है। तो अब यहाँ पर कीवर्ड है मार्शल लॉ। तो इसमें एक मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसका निलंबन कहीं पर भी नहीं होगा, ठीक है? किसी भी तरह से मतलब अगर कोई एक तरह से लुप्त हो जाता है या विलुप्त हो गया कोई व्यक्ति, तो चाहे कोई भी स्थिति रही हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जो है, उसका निलंबन नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये हमेशा ऑन रहेगी, ठीक है? तो अनुच्छेद 34 जो मार्शल लॉ की बात करता है, यहाँ पर मार्शल लॉ जो है, वो फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित कर सकती है, ठीक है? युद्ध और बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अगर हो गया है, तो वहाँ पे सैन्य विधि लागू की जा सकती है और जहाँ-जहाँ पर भी मार्शल लॉ होगी, जैसे कि असम में, ठीक है? ये जो अफ़स्पा नाम का जो आपने सुना होगा एएफएसपीए आर्म्ड फोर्सेस के लिए होता है स्पेशल एक्ट, तो उसमें आपके एफआर को यानी कि आपके मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया जा सकता है, वहाँ के लोगों के लिए बात हो रही है यहाँ। और अगर ऐसी स्थिति कब होगी ज़्यादा से ज़्यादा जब युद्ध हो या तो बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। तो इसीलिए आसाम के इलाके और आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों के इलाकों में अफ़स्पा या नागालैंड के इलाके में स्पेशली और आजकल मणिपुर में भी तो ये लागू है मार्शल लॉ, ठीक है? तो वहाँ पर लोगों को जो मौलिक अधिकार है, उनमें थोड़ा-सा उनका हनन पॉसिबल हो सकता है। सैन्य अधिकारियों को यहाँ पर असामान्य शक्तियाँ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो इसलिए भी जो आम लोग हैं या स्थानीय लोग हैं, उनके अधिकारों को हनन आसानी से किया जा सकता है क्योंकि सैन्य अधिकारियों को असामान्य शक्तियाँ प्रदान कर दी गई है, ठीक है? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 34। ये बेसिकली इसके पीछे रीज़न्स यही रहा है कि कुछ जो नकारात्मक सिचुएशंस जब देश में आ जाती है, तो सैन्य या सेना को या एक तरह से मार्शल लॉ इसलिए लगाई जाती है कि वहाँ पर प्रभावी रूप से कार्रवाई की जा सके। क्योंकि कई बार स्थानीय लोग भी आतंकवादी गतिविधियों में या दंगों की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं अनजाने में या जानबूझकर। तो उन स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए सैन्य अधिकारियों को असामान्य शक्तियाँ प्रोवाइड करनी ही पड़ती है। ओके। उसके बाद है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 जो है वो बात करता है संसद को शक्ति प्रदान करने की। अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33 और 34 में कानून बनाने का अधिकार हो जाता है संसद को। देखिए अनुच्छेद 16(3) बात एक्चुअली क्या है ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण की समानता की बात करता है। 32(3) यानी कि रिट्स के बारे में बात कर रहा है। 33 और 34 अभी हमने बात की ही। तो इन सब अनुच्छेदों के अंतर्गत शक्ति प्रदान करता है कानून बनाने की संसद को अनुच्छेद 35, ठीक है? 35 ए की बात भी की गई होगी। तो अभी 35 ए को खत्म कर दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर के बारे में था, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था 35 ए। इसके अलावा 35 ए शक्ति प्रदान करता है कि अगर किसी ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, ठीक है? मान लो आपका कोई मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन किया है, चाहे वो स्टेट ने, चाहे किसी व्यक्ति ने, मान लो अस्पृश्यता की ही बात की जाए, जो कि आपको अ, अनुच्छेद 17 में अधिकार दिया गया है। अगर किसी को अस्पृश्य बोल देते हैं या उस तरह का व्यवहार किया जाता है उन लोगों के साथ, तो दंड का जो निर्धारण है कि उसको क्या सज़ा दी जाएगी कि आपके मौलिक अधिकार का हनन किया है। तो उसके लिए जो कानून बनाने की शक्ति है, वो संसद को अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मिलती है, ठीक है? उसके बाद अनुच्छेद 35 जो है वो आपको एक तरह से मौलिक अधिकार का संरक्षण प्रदान करने के लिए है और देश में समान रूप से सभी लोगों को सारे अधिकार मिले, सारे उनके मूल अधिकार लागू हो, तो ये शक्ति कानून बनाकर संसद को अनुच्छेद 35 देता है। ठीक है? ये हमने बात की ही है कि 16(3) सरकारी नौकरियों में आरक्षण की समानता को लागू करने का या इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को और समय-समय पर उन्होंने आरक्षण से रिलेटेड कई सारे कानून बनाए भी हैं। तो गाइज़ आज की क्लास यहीं तक। लंबी हो गई है क्लास, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। हालाँकि स्लाइड जो है वो 4 ही स्लाइड है। देखिए 1, 2, 3 और 4 लेकिन चारों स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप बिल्कुल टू द पॉइंट इनको डिटो उतार लो और इसको समझने की कोशिश करो और 1-2 वर्बली जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं उनको भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मैं ट्रिक्स के साथ पढ़ा दूँगी जिससे कि आपको याद करने में मुश्किल ना हो। क्योंकि ये आपको ये तो याद रह जाते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन-कौन से हैं, लेकिन जैसे ही हम ड्यूटीज़ और प्रस्तावना से इसको रिलेट करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम ना हो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत क्वेश्चन्स आते हैं।
एक क्वेश्चन ज़रूर टकराता है या तो डीपीएसपी से या प्रस्तावना से या फिर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ से, ठीक है? मौलिक अधिकारों से तो आता ही आता है, लेकिन इन तीनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। तो कुछ मैं कोशिश करूँगी पीवाईक्यूज़ को अगर रिटन में ना तो वर्बली तो ज़रूर डिस्कस करूँ, ठीक है? तो गाइज़ थोड़ी-सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको सच में क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट ज़रूर कीजिए, जो भी आप एडवाइस करना चाहते हैं या कुछ और शेयर करना चाहते हैं, अपने विचारों का आदान-प्रदान करना चाहते हैं या आपको सच में लग रहा है कि ये सीरीज़ आपके काम की है, आप इसको आगे भी फ़ॉलो अप करना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको पता ही होगा कि मोटिवेशन के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है? तो जैसे हम बहुत बिज़ी होते हैं, हम बिज़ी शेड्यूल से निकल कर एक नया काम शुरू करते हैं, तो नए काम के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना? तो अगली वीडियो के लिए पिछला वीडियो का रिस्पॉन्स कितना आया है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।